नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। अफगानिस्तान का नियंत्रण हासिल करने की कवायदों में लगे तालिबान को ईरान के नेतृत्व ने झटका दिया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि अफगानिस्तान में चुनाव से नई सरकार बनाई जानी चाहिए। अफगान के लोगों के मतों से निकली सरकार को ईरान समर्थन देगा। इतना ही नहीं, रईसी ने कहा कि अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार आनी चाहिए जो दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों के लिए जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विदेशी ताकतों को अफगानिस्तान के मसलों में दखल दें और अफगानी लोगों की तकलीफ नहीं बढ़ानी चाहिए। ईरान के नए राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे वक्त ऐसे समय सामने आया है जब पाकिस्तान के आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने काबुल पहुंच अफगान नेतृत्व से मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी अफगान विदेश मंत्री से फोन कर चर्चा की थी। वहीं ईरान सरकार की तरफ से आया ये बयान काफी अहमियत रखता है। राष्ट्रीय राजधानी में इस साल अब तक डेंगू के कम से कम 124 मामले सामने आए हैं। नगर निगम की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी से सितंबर की अवधि के दौरान डेंगू के मामलों की संख्या 2018 के बाद से इस साल सबसे अधिक है। साल 2018 में इसी अवधि के दौरान डेंगू के 137 मामले सामने आए थे और वहीं इस साल अगस्त महीने के दौरान ही डेंगू के 72 मामले सामने आए हैं, जो कि अब तक सबसे ज्यादा है। वहीं कुल मामलों का 58% है। सितंबर महीने के शुरुआती 4 दिनों में डेंगू का कोई मामला सामने नहीं आया है। वहीं डेंगू के मच्छर साफ और स्थिर पानी में पैदा होते हैं, जबकि मलेरिया के मच्छर गंदे पानी में भी पनपते हैं। डेंगू के मामले आमतौर पर जुलाई से नवंबर के बीच सामने आते हैं, लेकिन ये अवधि दिसंबर के मध्य तक भी बढ़ सकती है। नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 4 सितंबर तक डेंगू के कम से कम 124 मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में इस साल जनवरी में डेंगू का कोई मामला सामने नहीं आया, जबकि फरवरी में 2, मार्च में 5, अप्रैल में 10, मई में 12, जून में 7 और जुलाई में 16 मामले सामने आए। किसानों पर 28 अगस्त को हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ करनाल में महापंचायत बुलाई गई है। इसके साथ ही किसान लघु सचिवालय का घेराव करने को लेकर अड़े हैं। इस बीच आज जिला प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 लगा दी है और करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद और पानीपत में इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं सस्पेंड करने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक आज पूरे दिन 24 घंटे के लिए इंटरनेट और एसएमएस सर्विस सस्पेंड रहेगी। वहीं हरियाणा पुलिस द्वारा जारी एक परामर्श के मुताबिक मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 अंबाला दिल्ली पर आज करनाल जिले में कुछ यातायात व्यवधान हो सकते हैं। इसलिए NH 44 का उपयोग करने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे करनाल शहर की यात्रा करने से बचें या 7 सितंबर को अपने गंतव्य तक जाने के लिए वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें। और आज से यूपी में सर्विलांस अभियान की शुरुआत की जाएगी। कई बीमारियों के मद्देनजर इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें स्वास्थ्य कर्मी लोगों के घर घर जाकर रोगियों की पहचान करेंगे। 16 सितंबर तक ये अभियान जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम अब बुखार पीड़ितों के घर घर जाकर उनका हाल लेगी, उनके लक्षणों की जांच करेगी और जरूरी दवाएं के साथ ही चिकित्सीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए आज से सर्विलांस अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्यकर्मी बुखार के लक्षणों के आधार पर कोविड की जांच करेंगे। सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सर्विलांस अभियान तेज करने का फैसला किया है और इसके तहत अब झांसी में भी कोविड के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाते हुए आज से अभियान शुरू हो रहा है। इसके जरिए कोविड मामलों की शुरुआती दौर में ही पता लगाने की रणनीति है। मौजूदा समय में मौसम के बदलाव को देखते हुए सर्विलांस अभियान बेहद अहम है। वहीं अभियान के दौरान न सिर्फ बुखार पीड़ितों की खोज होगी, बल्कि 45 साल से अधिक आयु पूरी कर चुके ऐसे लोगों की भी सूची तैयार की जाएगी जिन्होंने अभी तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है। अभियान के स्वास्थ्य कर्मचारियों को इस अभियान के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।
तो उत्तर प्रदेश में आज से सर्विलांस अभियान की शुरुआत हो रही है। बताते चलें आपको कि उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त डेंगू और वायरल बुखार से पीड़ित हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ नितिन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन जी, आज से सर्विलांस अभियान की शुरुआत हो रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार डेंगू और वायरल बुखार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, अब घर घर सर्विलांस टीम जाकर बीमार लोगों की जांच करेगी। क्या कुछ जानकारी देंगे, कितना है हमें ये अभियान? देखिए, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में दिमागी बुखार और डेंगू जैसे मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में सरकार के सामने ये चुनौती थी कि कैसे लोगों को चिन्हित किया जाए, क्योंकि बताया ये जा रहा था कि लगातार इस तरह के जो केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन उनकी जांच नहीं हो रही है। अभी कल ही की बात बताई जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा है कि फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा में एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल जो राम मनोहर लोहिया है उसके 3-3 विशेषज्ञों की एक टीम बनाई जाएगी और ये स्थानीय डॉक्टर को मार्गदर्शन करेंगे। अब उसी कड़ी में ये बताया गया है कि अब एक सर्विलांस टीम भी बनाई जाएगी जो घर घर जाकर के जो लोग हैं उनका टेस्ट करेगी कि कौन इसमें इस समस्या से इस वक्त ग्रसित है, कौन नहीं, और उसकी लिस्टिंग की जाएगी। लिस्टिंग करने के बाद कैसे उनका जो क्विक रिस्पॉन्स के तहत उनको क्या फर्स्ट एड में जो दवा हो सकती है वो दी जा सकती है, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। और अगर किसी को ज्यादा समस्या है तो कैसे उसका सही तरीके से इलाज हो, कैसे वैक्सीनेशन उसके प्रॉपर मिल सके, या फिर जिस क्षेत्र में ज्यादा ये समस्या है तो वहाँ पर जो सैनिटाइजेशन का काम है वो किया जा सके। इन सब पर ये जो सर्विलांस टीम होगी वो काम करेगी। नितिन जी, अभियान कितने दिनों तक चलेगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभियान अभी शुरू किया गया है और सरकार की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो जितने भी जो जगह है जहाँ पर इस तरह की जो समस्या है ज्यादातर फैली हुई है, उन सारी जगहों को कवर किया जाए और बड़े पैमाने पर लोगों की जो टेस्टिंग है वो करी जाए। सरकार की कोशिश यही है कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। नितिन जी, वहीं ये भी देखा गया है कि कई जगहों पर ऐसी खबरें सामने आई जहां रहस्यमयी बुखार का नाम दिया गया है। क्या ये जो अभियान चलाया जा रहा है, क्या लगता है क्या इसके बाद खुलासा हो सकता है कि आखिर वो बीमारी क्या है जिसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है? देखिए, मेडिकल टर्म में या फिर आम भाषा में बात की जाए तो रहस्यमयी कोई भी नहीं है, रहस्यमयी बुखार कुछ भी नहीं है। ये अचानक से आई हुई कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है। ये डेंगू ही है, क्योंकि इसके जो लक्षण है उसको आईसीएमआर ने भी साफ तौर पर बता दिया है कि ये डेंगू की समस्या है और दूसरी तरफ दिमागी बुखार की समस्या है। तो अब उसी पर ही काम किया जा रहा है और रहस्यमयी नाम की कोई भी चीज मेडिकल टर्म में नहीं होती है, ऐसा डॉक्टर्स ने भी कह दिया है। तो डेंगू ये बिल्कुल सिद्ध हो चुका है कि डेंगू की समस्या है, तो उसी पर ही हम उसकी टेस्टिंग करके उसका जो आगे का जो प्रिकॉशन है और उसकी जो इलाज है उस पर विचार विमर्श करके वो किया जाएगा। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के साथ आज भी दक्षिण पश्चिम और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि आज कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है और इसके बाद तीव्रता में कमी आएगी। आईएमडी के मुताबिक संभावित निम्न दबाव क्षेत्र के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने के कारण 7 सितंबर यानी कि आज दक्षिण ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कहा कि उत्तर मराठवाड़ा, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, उत्तर कोंकण और गुजरात के क्षेत्र में 7 से 9 सितंबर के दौरान बारिश होने के आसार हैं। वहीं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मामले में लखनऊ के इको गार्डन पर महापंचायत लगातार जारी है। महापंचायत में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। इको गार्डन हम लेकर रहेंगे आरक्षण के नारे से गूंज उठा। चंद्रशेखर ने कहा कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं सुरक्षा को देखते हुए इको गार्डन को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चंद्रशेखर अपने समर्थकों के साथ विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया।
अभी तो बहुत कुछ पोटेंशियल बाकी है, अभी वर्कर आ रहे हैं और जो तय होगा वो कुछ भी हो, विधानसभा घिराव हो या कुछ भी। आज हम लोग यहाँ इसलिए ये तय करके आए कि अपने अधिकारों को छीनने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर छीनने देंगे। हमारे परिवार के लोग, ये बच्चे हमारे 78 दिन से बैठे हुए हैं और मैं जानता हूँ, मैं 2 दिन यहाँ रहा था, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, बारिश रहते हैं, सब चीजें रहते हैं, तो मजबूरी में। और परिवार, इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ, इसलिए बैठे हैं कि वो अधिकार चाहते हैं। राजधानी लखनऊ में इको गार्डन पे हम मौजूद है, जहां 69,000 शिक्षा भर्ती को लेके जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो 79 दिन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तादाद में जो है लोग भी आ चुके हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो भी यहाँ मौजूद है, बैरिकेडिंग लगा के रोकने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको बता दें कि 6 तारीख को आज इन्होंने विशाल धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था और विधानसभा घेरने का भी ऐलान किया था। आपको बता दें कि भीम आर्मी की जो चीफ हैं चंद्रशेखर रावण जी, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। उनके साथ में उनके समर्थक भी हैं काफी ज्यादा तादाद में। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या ये विधानसभा का घेराव कर पाएंगे। राजधानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के विवादित बयान पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री अभिजात मिश्रा हजरतगंज पहुंचे और यहां उन्होंने पुलिस को नंद कुमार बघेल पर एफआईआर दर्ज करने की तहरीर दी। बताते चलें कि इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री अभिजात मिश्रा तमाम अन्य नेताओं के साथ हजरतगंज पुलिस के पास तहरीर देने पहुंचे थे। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, उनके पिताजी ने अभी लखनऊ में 3 दिन पहले आकर के एक बयान दिया कि ब्राह्मण समाज के बारे में इन्होंने बोला कि वो विदेशी हैं, उनको गंगा में बहा देना चाहिए और इनका पूरा हर तरीके से बड़े तमाम अपमानजनक जो है शब्दों का प्रयोग भी किया है। और ख़ासकर राहुल गांधी जी को, जो कि सूट के ऊपर जनेऊ धारण करने वाले ब्राह्मण बनते हैं, और वो आज कहाँ हैं और उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, ये आप लोगों के। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के अयोध्या दौरे को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो चुका है। अयोध्या के संत महंत गुस्से में दिखे ही, लेकिन अब तो अयोध्या में विशेष समुदाय के लोगों ने भी ओवैसी के ऊपर खूब खफा होने के साथ साथ नसीहत भी दी है। इसी कड़ी में मुस्लिम मंच के बबलू खान ने भी ओवैसी को अयोध्या दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ जुबान को संभाल कर बात करने की जरूरत है। ये अयोध्या को फैजाबाद अगर कहेंगे तो बहुत बेकार होगा और कोई भी अयोध्या की गंगा जमुनी तहजीब को चोटिल नहीं कर सकता। ओवैसी कहीं जाएं और विवाद ना खड़ा हो, ये मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल ओवैसी आना चाहते हैं, आए। देखिए, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पवित्र नगरी है, हिंदू मुस्लिम एकता की नगरी है और हिंदू मुस्लिम प्यार की नगरी है। ओवैसी आए, उनको कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन अपने भाषा को, अपने जो फैजाबाद, अयोध्या को फैजाबाद कहते हैं, उस भाषा में इनको परिवर्तन करना होगा। अयोध्या को अयोध्या कहना होगा। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और प्यार करते हैं। आप आइए, आपका तो काम है नफरत फैलाकर राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव फैलाना। आपको आना है, आइए। अयोध्या श्री राम की नगरी है, यहाँ पे आना होगा तो श्री राम का नाम लेकर आना होगा, अयोध्या कह कर आना होगा। अगर अपने भाषा में परिवर्तन आपने नहीं किया, फैजाबाद कहना आपने बंद नहीं किया, तो मैं बबलू खान वादा करता हूं कि अयोध्या। उत्तर प्रदेश में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति का शुभारंभ करते हुए मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवास ने सरकार की तारीफ की। योगी सरकार के मिशन शक्ति की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्मण ने जिस तरीके से महिला की रक्षा की रेखा खींची, उसी को योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ा रहे हैं। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का दीप प्रज्वलित कर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवास ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस को वोट देना भी पाप है। उन्होंने कहा कि 2022 का विधानसभा चुनाव हम महिलाओं के दम पर जीतेंगे। वहीं जालौर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए बीएच रजिस्ट्रेशन सीरीज को पेश किया। यहां बीएच का मतलब भारत से है। वहीं परिवहन मंत्रालय ने जारी किए गए गैजेट के मुताबिक जो वाहन इसके तहत पंजीकृत
किए जाएंगे। उन्हें दूसरे राज्यों में जाने के बाद दोबारा पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी और वाहनों को बिना किसी रुकावट के ट्रांसफर किया जा सकेगा। BH रजिस्ट्रेशन सीरीज डिफेंस कर्मचारियों, राज्य एवं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। ये सुविधा उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी संभावना देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होने की बनी रहती है। सरकार ने जो BH सीरीज अभी प्रारंभ करने की योजना बनाई है, उसमें ऐसे एम्प्लॉई जिनका ट्रांसफ़र एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है, उनको फ़ायदा होगा। उसमें केंद्र सरकार के एम्प्लॉई आ जाएंगे, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के आ जाएंगे, हमारे बैंक के एम्प्लॉई आ जाएंगे, हमारे PSUs के एम्प्लॉय आ जाएंगे और जो प्राइवेट सेक्टर के ऐसे एम्प्लॉई जिनका ऑफिसेस जो है वो 3 स्टेट में होगा, उसको इनको लाभ मिलेगा। अभी तक क्या व्यवस्था होती थी कि अगर किसी एम्प्लॉई ने किसी स्टेट में गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराई है और उसका ट्रांसफ़र किसी दूसरे स्टेट में हो जाता है और दूसरे स्टेट में वो गाड़ी अगर 1 साल से ज़्यादा रखता है तो उसको वहाँ उस स्टेट का टैक्स देना पड़ता है। अब जो नई व्यवस्था BH सीरीज की हुई है उसमें टैक्स एक ही जगह जमा हो जाएगा और अगर गाड़ी कहीं दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र होती है उसमें फिर उसका कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये सीरीज जो और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टाइम।